गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। मोदी ने दिया एक देश एक यूनिफॉर्म का सुझाव। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। प्रदेश मुख्यालय में भाजपा का मंथन, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तैयार। 30 को मन की बात कार्यक्रम बूथ स्तर पर, 4 नवंबर को विकास पर्व को मनाया जाएगा भव्य तरीके से। मुख्यमंत्री ने लिया एक बड़ा फैसला, विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। राजधानी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रही दिक्कत, अपर सचिव ने कहा 5 नवंबर तक इस कार्य को किया जाए पूरा। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड में नए युग की हो चुकी है शुरुआत। केदारनाथ यमुनोत्री से हुआ 211 करोड़ का कारोबार। केदारनाथ में हुआ 190 करोड़ से अधिक का कारोबार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हो रहे सभी राज्य के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। बेहतर तालमेल के लिए ये बहुत जरूरी है और संविधान की मूल भावना भी यही कहती है। प्रधानमंत्री ने चिंतन शिविर को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तभी तो देश के हर नागरिक का भी सामर्थ्य बढ़ेगा। यही सुशासन है और इसमें राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी राज्यों की पुलिस के लिए 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म लाने के लिए विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, हो सकता है कि इसमें 5, 50 या 100 साल लगे, लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ के महानिदेशक भी शामिल हुए। क्रिमिनल को सजा दिलाने में बहुत काम आ सकता है। अकेला पुलिस के पास फॉरेंसिक साइंस की कुछ व्यवस्थाएं इनफ नहीं होगा और इसलिए हर राज्य में हमें संकलित और संतुलित व्यवस्था, हर राज्य को गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की और उसकी क्षमता आज दुनिया के 60-70 देश फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का लाभ ले रहे हैं। हमारे राज्यों ने भी बढ़ चढ़ करके लाभ लेना चाहिए। ये पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी वहां काम है, नए नए टेक्नोलॉजी टूल बनाने का भी काम है और केस, बड़े कठिन केसेस को सुलझाने में भी वो लैब काम आ रही है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था का उपयोग सभी राज्य सक्रियता से कैसे करें। साथियों, कानून व्यवस्था को बना रखना एक 24/7 वाला काम है, लेकिन किसी भी काम में यह भी आवश्यक है कि हम निरंतर प्रक्रियाओं में सुधार करते चले, उन्हें आधुनिक बनाते चले। बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। उन्होंने पूरे देश में शांति का वातावरण बनाने में मदद की है। आप भी जानते हैं कि भारत की विविधता, भारत की विशालता की वजह से हमारे लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम पर कितना दबाव होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये सिस्टम सही दिशा में ऊर्जा लगाए, वरना हमने देखा है कि कितने ही अनावश्यक केसों में छोटी छोटी गलतियों की जांच में ही पुलिस डिपार्टमेंट की ऊर्जा चली जाती है।
इसलिए हमने व्यापार कारोबार से जुड़े अनेकों प्रावधानों को अब डीक्रिमिनलाइज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भाजपा में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के रणनीति बनाई गई है, जिसमें 30 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम, 4 नवंबर को विकास पर्व और 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ने बताया है कि आगामी 30 नवंबर को होने वाले मन की बात कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्री और विधायकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। 30 अक्टूबर के बाद आगामी 4 नवंबर को उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में मनाए जाने वाले विकास पर्व के मौके पर पार्टी ने तय किया है कि मंडल स्तर पर विकास कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्रियों सहित सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और इसमें पार्टी का प्रयास रहेगा कि वह उत्तराखंड के बहुतायत मात्रा में प्रवासी लोगों को वापस अपने गांव से जोड़ सके। इसके अलावा आगामी 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम तय किया गया है। और ये कार्यक्रम प्रदेश भर में मंडल और बूथ स्तर पर किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के और सरकार के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राजेंद्र नेगी जी और संजीव वर्मा देने के लिए संगठन स्तर से हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारी मन की बात क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख विकास का कार्यक्रम, विकास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्यौहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्यौहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने जिले के अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से किन लोगों से वार्ता करेंगे वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गांव में जाने पर भेलो बगवाल खेलते हुए वो उसका। राजधानी देहरादून, मसूरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के बाद इस और तेजी से काम किया जा रहा है। विभाग की ओर से राजधानी देहरादून सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अपर सचिव विनीत कुमार ने बताया कि 5 नवंबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के चलते और राजधानी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तमाम जगह पर रोड कटिंग की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वह इस पर तेजी से काम करें और जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा सके। तो आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं। राजधानी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बताया जा रहा है कि लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 5 नवंबर तक इस कार्य को पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और अपर सचिव ने भी यही जानकारी दी है कि 5 नवंबर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए काफ़ी उसके कई रीजंस थे। एक तो जैसे आपने बताया कि मानसून के टाइम में भी हम लोग क्योंकि मेंटेनेंस वाला काम नहीं कर पाते हैं, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, रोड कटिंग वगैरह भी जो है काफ़ी
देहरादून शहर के अंदर होती रहती है, तो वो भी एक उसका रीज़न रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में ये बात आई कि यहाँ की सड़कें में सुधार होना चाहिए, उसके बाद में हमने स्पेशल कैंपेन चला के अभी ऑलमोस्ट जो है देहरादून और मसूरी आप देखेंगे कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। बाबा केदार के कपाट गुरुवार को विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा यमुनोत्री के कपाट भी बंद कर दिए गए। इधर सरकार के प्रयासों से कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा की रौनक पुनः पटरी पर लौटती हुई नजर आई है। चारधाम यात्रा ने इस साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ करके एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस बार केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में सिर्फ घोड़ा, खच्चरों, हेली टिकट और डंडी कंडी यात्रा भाड़े से लगभग 211 करोड़ के आसपास कारोबार हुआ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री जी द्वारा धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को स्थानीय उत्पादों की खरीद पर 5% खर्च करने की अपील की गई है। वहीं आने वाले समय में हम स्थानीय उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मानसखंड कॉरिडोर के मास्टर प्लान का काम भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। हमारी सरकार का उद्देश्य समस्त पौराणिक मंदिरों को संवारने का है और उसको पर्यटन से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों व कुशल यात्रा प्रबंधन की बदौलत ही 46 लाख यात्रियों ने इस वर्ष चारधाम की यात्रा की। पिछले 2 दशक में यह सबसे अधिक आंकड़ा है। वहीं श्री केदारनाथ धाम की अकेले बात की जाए तो यहाँ 15,36,000 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी यात्रा साकार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा स्थानीय व्यवसायियों के लिहाज से भी काफी बेहतर रही। सिर्फ यात्रा के टिकट, घोड़ा खच्चरों और हेली और डंडी कंडी के यात्रा भाड़े की बात करें तो लगभग 190 करोड़ के आसपास यह कारोबार हुआ है, जिससे सरकार को भी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला है। हेली कंपनियों ने 75 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। भैया-दूज पर शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद हो गए हैं। 29 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन पूजा गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान हो गई है। उधर दोपहर 12:09 पर शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए। माता की डोली अपने मायके खरसाली के लिए प्रस्थान किए। वहीं यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल ने बताया कि भैया दूज पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। इससे पहले सुबह 8:30 बजे मां यमुना के मायके खरसाली गांव से उनके भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली बहन को लेने यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। यमुनोत्री धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने धाम में पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए और करीब 5 लाख श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। चमोली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीआरओ द्वारा निर्मित 3 मोटर पुलों का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया। आपको बता दें कि ग्वालदम से सिमली तक बीआरओ द्वारा निर्मित इन 3 मोटर पुलों में से लॉटरी मोटर पुल पर लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। और वहीं आपको बता दें कि थराली के सिमल सेन में निर्मित पुल के लोकार्पण में बीजेपी विधायक गोपाल राम और साथ ही उनके साथ कई गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित रहे और कार्यक्रम में बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल समेत कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रक्षा मंत्री ने बीआरओ द्वारा बनाए गए इन मोटर पुलों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकास का संकल्प पर एक कदम हम आगे बढ़ते हुए पूरे देश को आज 75 पुलों का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किया गया है। और आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं और हमारे इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें
वर्चुअल जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन 75 पुलों के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के मेरी विधानसभा के जो 3 पुल कुलसारी, बुशेड़ी और लोटी का लोकार्पण हुआ है, मैं इस मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से बीआरओ को, आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर थे, कर्नल साहब यहाँ पर थे, जिनके अथक और एक समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है, मैं उसके लिए भी पूरे बीआरओ को, सीमा सड़क संगठन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। देहरादून के पटेल नगर में 14 साल का वेदांत गुप्ता पिछले 14 दिनों से लापता है। थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाने के साथ ही परिजनों ने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश भी कर डाली, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब लाचार और मजबूर परिजनों के पास अपने इकलौते बेटे की तलाश के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने के सिवा कोई और चारा नहीं है। अपने इकलौते पुत्र के घर लौटने के इंतजार में नारायण गुप्ता और पत्नी और उनके 4 साल की छोटी सी बेटी है। दरअसल 14 अक्टूबर को इस परिवार का इकलौता पुत्र वेदांत गुप्ता परिवार को बिना बताए चला गया और अभी तक बेटे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने के साथ ही पिता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन बेटे का अभी तक कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहीं सीसीटीवी में जरूर उसके पैदल जाते हुए एक तस्वीर कैद हुई है, लेकिन उसके बाद आगे पीछे के सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पिता का कहना है कि उनका ना तो किसी से कोई विवाद चल रहा है और ना ही किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वे अपने बेटे को कहां तलाशें। मसूरी के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए ताकि सड़कों की स्थिति में जल्द सुधार किया जा सके। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर एसडीएम ने मसूरी देहरादून माल रोड, गांधी चौक, साथ ही 0 पॉइंट कमेटी रोड और 0 पॉइंट से हाथी पांव और इसके साथ ही कई और सड़क मार्गों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण में सड़क के किनारे मलबा एकत्रित होने के साथ ही नालों की सफाई न करने और घास की कटाई न करने पर एसडीएम द्वारा संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सड़कों की मरम्मत करने के साथ ही अन्य खामियों को दूर करने का समय भी दे रहा हूं और साथ ही ये निर्देश भी देता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। वह जल्द ही सभी अवैध निर्माण चिन्हित कर आगे कार्रवाई जरूर करेंगे। जितनी भी सड़कें हैं उनका निरीक्षण कर लिया जाए और उसमें बरसात के बाद और उससे पहले भी जो काम चल रहे थे वो काम किस स्थिति में है उनका जायजा ले लिया जाए। तो हम लोगों ने आज जो है मसूरी डाइवर्जन से मसूरी तक और मसूरी किताबघर से लेकर के कैंपटी फॉल रोड जहाँ तक हमारा जुडिक्शन है और दूसरा फिर जो है ये जो हाथी पांव वाला रोड है इसका निरीक्षण अभी किया है। और इसमें मुख्य रूप से देखने में आ रहा है कि जो बरसात के बाद जो मलबा गिरा था वो मलबा जो है सड़क के किनारे रख दिया गया। सड़क को ओपन तो कर दिया गया है, यातायात चल रहा है, लेकिन जो मलबा है, पत्थर हैं, वो सड़क के किनारे रखे गए हैं। दूसरी बात हमने देखी कि जो बरसात की झाड़ियाँ हैं, घास हैं, उसको काटे जाने की बड़ी आवश्यकता है। तीसरी पोजीशन मैंने ये देखी कि जो नालियाँ हैं वो नालियों की सफाई नहीं है। मसूरी एक पर्यटन स्थली है और सड़कें और इसके जो उसका साइड डेवलपमेंट वो बड़ा मैसेज लेके जाता है। जो पैराफिट हैं, रेलिंग हैं, उनमें पुताई, उनमें जो हमारे साइनेज हैं, जो साइन हैं, वो जो है प्रॉपर तरीके से करवाई जाने की आवश्यकता है। और डंपिंग जोन जो लोगों ने अपने निजी घरों का मलबा भी सड़कों के किनारे रखना हम देख रहे हैं कि वो परंपरा भी यहाँ पे दिख रही है। उसको हम चिन्हित कर रहे हैं कि कौन लोग डाल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल के लिए जो पड़ गया है उसको हमने कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक के निर्धन बच्चों के साथ दीपावली और भाई दूज का पर्व मनाया गया और उपहार पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली। आपको बताते चले कि मनोज पाठक ने मजदूरों, गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच दीपावली और भाई दूज की खुशियां मनाई।
इस दौरान जरूरतमंदों के बीच सामग्री एवं मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर पाठक ने कहा कि हम लोग त्योहारों में जरूरतमंद और साथ ही असहाय के बीच में जाकर के कार्य करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब बच्चों के साथ त्योहार मनाना चाहिए और साथ ही सभी राजनीतिक दल के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आप लोग भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की मदद करें। और इस मौके पर उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता आनंदी देवी, सुनीता और गौरी भी मौजूद रहे। यहाँ के सम्मानित सभी मेहनत का स्लोक, जो कि समाज के लिए, हमारे भारत देश के देशवासियों के लिए और पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, कहीं अन्न के उत्पादन के लिए खेत खलिहान में अपना खून पसीना बहाकर अन्न को उत्पादित करते हैं, सब्जियों को उत्पादित करते हैं। बहुत सारे लोग जो निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क के निर्माण की बात हो, चाहे वो दीवार निर्माण की बात हो, वो राजकीय सेवाओं में बहुत सारे निर्माण की बात हो, उन सब में मेहनत के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को पोषित और पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में बीचाबंगर में मेरा बैठना हुआ और मैं सपरिवार यहाँ पर आकर के सबको बधाई दीपावली की देने का अवसर मुझे प्रदान किया। इन सब ने, मैं बहुत अभिभूत हूँ। बीचाबंगर क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करूंगा और साथ ही सबके श्रेष्ठ विकास के लिए, इस पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए, भारत माता को प्रथम स्थान पर रखने के लिए हम सब लोगों का एक सूत्र में बंध करके एक दिशा में हम लोग निर्वल। पौड़ी जिले में लगने वाला प्रसिद्ध 2 दिवसीय मंजूगोश कांडा मेला समाप्त हो गया है और आपको बता दें कि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को मंजूगोश अर्पित किए। दिवाली के बाद लगने वाला ये मेला पहले पशु बलि के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पशु बलि को समाप्त कर अब मंजूगोश भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। दरअसल उत्तराखंड जहाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में आयोजित होने वाले मेले भी पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ऐसे ही मेला है और आपको बता दें कि मंजूगोश कांडा मेला, जो कि पौड़ी से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, इस साल अमावस्या के कारण ये मेला एक दिन बाद शुरू हुआ, जिससे टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, चमोली जिले से लोग पहुंचे। और माना जाता है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य केदारनाथ भगवान के पुनः उत्थान के लिए आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा और ग्रामीणों को यहाँ भगवान शिव की पूजा का भव्य आयोजन करने के आदेश दिए, जिसे आज तक लोग इस मान्यता को मानते हुए आ रहे हैं। पहले जमाने में मेले चढ़ाए जाते थे, बलि प्रथा होती थी। अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया है, काफी साल हो गए समाप्त हो गया है। और ये मंजूगोश माता मदीन का मंदिर है, यहाँ पे बहुत बेटियां आती हैं, विशेषकर जो माइक, मतलब ये जिनका यहाँ माइक होता है, वो लड़कियां आती हैं और माँ के पास हाँ, आपका कहना सही है। इस समय कोविड के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर दर्शन के लिए आना हो रहा है। इसके लिए हमारी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे पार्किंग का रहता है, जिसको लेकर हमने अलग से एक सेक्टर बनाया है, जिसमें प्रॉपर हम लोगों ने पार्किंग की जगहों को तलाश किया था पूर्व में ही, और एक होमवर्क पहले ही कर दिया था मेले से पहले। और आप देख भी रहे होंगे कि इस समय ट्रैफिक की समस्या आप लोगों को कम नजर आ रही हो। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इस मामले में पहले ही होमवर्क कर लिया था। हमारे सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमने पूर्व में जो होमवर्क किया था उसके अनुसार आज हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक से कर पा रहे हैं। उसके लिए हमने अपना एक खोया पाया केंद्र भी बनाया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने एक पीए सिस्टम रखा हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है अगर किसी के साथ ऐसी कोई बात होती है तो वहाँ पे आके हम लोग उसकी हेल्प कर पा रहे हैं। नहीं, एक तो ये हमारे मायके की देवी है, हमारा मायका इधर पड़ता है, तो हम लोगों की जो ये जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद बच्चे वगैरह होते हैं तो हम उनको मन्नत मान करके यहाँ छतर चढ़ाने के लिए आते हैं, है ना। और मेले की खासियत ये है कि मेला धीरे धीरे तो बीच में कोरोना के कारण काफी कम हो गया था, लेकिन इस बार मैं बहुत भीड़ देख रही हूँ। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद की। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छोटा बैराज के समीप ट्रांसपोर्ट नगर के निवासी मोहम्मद जावेद और हिमांशु को हिरासत में लेते हुए तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। कोतवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधी धाराओं के
तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस का नशे के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कुल 12 ग्राम इसमें बरामद की है, जिसमें मुलजिम जावेद और हिमांशु को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सर, इसकी कीमत इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। बाकी इस संबंध में अन्य जानकारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नैनीताल सीएमओ भागीरथी जोशी ने मलेरिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नगर का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएमओ ने नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर डेंगू और अन्य बीमारियों को लेकर के लोगों से बात की और इसके साथ ही मरीजों के हालचाल को भी जाना। इसके साथ ही अम्बेडकर पार्क में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों की जाँच की जा रही है। और आपको बता दें कि लालकुआं में बेकाबू होते डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर हरकत में आ गया है। लालकुआं में डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद से पूरे जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 78 तक पहुंच गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वहीं सीएमओ भागीरथी जोशी ने मलेरिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्ड का निरीक्षण कर भ्रमण किया। हमें 4 दिन पहले 2 केस का पता चला था, तो उसी दिन यहाँ पे टीम भेज दी गई थी और हमें कल शाम को फिर 2 केस का पता चला है, तो आज हमने टीम भी भेजी है, कैंप भी ऑर्गेनाइज कराए हैं। इसके पहले भी लालकुआं क्षेत्र, क्योंकि पहले भी इसमें केसेस आ चुके हैं पिछले सालों में भी, तो यहाँ पे हमने 2 नुक्कड़ नाटक बुध बाजार और शनि बाजार में करवाए हैं। उसके अलावा जो भी हमारी आशा, हमारी टीम फील्ड में जाएगी, वो हर घर में प्रचार प्रसार भी करेगी, उनको डेंगू के निरोधात्मक कार्रवाई के बारे में भी बताएगी और उसके साथ ही उनके घर में चेक करेगी कि कहीं पे पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से डेंगू हो रहा हो। मलिन बस्तियों के लिए देखिए पूरा स्वास्थ्य कैंप का रोस्टर है, उसके साथ ही हमारी टीम भी वहाँ पे जाएगी। जिस जिस जगह पे पहले भी कार्यवाही करी है, लेकिन अभी जो है जो कैंप लग रहे हैं उसके साथ साथ में टीम भी जाएगी, प्रचार प्रसार करेगी, वहाँ पे घर में स्प्रे भी करवाएगी और उसके बाद पानी इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा वो सारी भी जाँच करी जाएगी। जनता से एक अपील है कि पहले तो घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो जो घर में आप पानी भरते हैं उसको एक तो ढक के रखें, जो घर में काम के लिए पानी है। उसके अलावा गमलों में कोई टायर वगैरह हो, कोई बर्तन जो बाहर रखा हो, मनी प्लांट है, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। उस पानी को अगर भरा हुआ है तो उसको खाली कर दें, क्योंकि मच्छर इन्हीं जगहों पे पनपेंगे। हम आए हैं यहाँ प्रभावित लोगों के आसपास के घरों में सर्वे का कार्य हो रहा है। अभी यहाँ पे एक कैंप लगा रखा है अम्बेडकर नगर में। हो सकता है भाई दूज की वजह से अभी अटेंडेंस कम है। कल से नगर पालिका क्षेत्र में और उसके बाहर भी मलिन बस्तियों में हम कैंप का एक रोस्टर जारी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।